प्रोजेक्ट है सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पर आप ये सिंक्रोनस मोटर का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। ये जो आपका आर्मेचर दिखाई दे रहा है और ये आर्मेचर साइड का सर्किट है और इस साइड रोटर साइड का सर्किट है। जैसा कि आपको मालूम है, सिंक्रोनस मोटर के आर्मेचर पर एसी सप्लाई दी जाती है और आर्मेचर को स्टेटर भी कहा जाता है। तो जब हम सिंक्रोनस मोटर के आर्मेचर पर एसी सप्लाई देते हैं तो आर्मेचर में एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है जिसे ईबी के द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईबी इक्वल टू बैक ईएमएफ सेटअप इन आर्मेचर। एक्चुअली सिंक्रोनस मोटर डीसी मोटर की भांति कार्य करती है। जैसे कि हम जब डीसी मोटर पर सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो डीसी मोटर के आर्मेचर में एक बैक ईएमएफ सेटअप हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम एसी मोटर पर यानी सिंक्रोनस मोटर पर सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो इसके आर्मेचर में भी एक बैक ईएमएफ सेटअप हो जाता है। यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज को वी के द्वारा डिनोट किया जा रहा है। वी सप्लाई वोल्टेज है और बैक ईएमएफ जो है वो ईबी के द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आपको सर्किट में एक एक्सेस दिखाई दे रहा है। ये रिएक्टेंस है, इसको सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहा जाता है। साथ में जो आर है वो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसी प्रकार से आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगा उसको हम आई ए के द्वारा डिनोट करेंगे। आई ए यानी कि आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें आर्मेचर करंट आई ए की, आर्मेचर करंट आई ए इक्वल टू होगा यहाँ पर V माइनस ई वी अपॉन जेड एस। यहाँ पर जेड एस सिंक्रोनस इम्पीडेंस है। जेड एस को सिंक्रोनस इम्पीडेंस कहा जाता है। जो वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का जो डिफरेंस है उसे रिजल्टेंट वोल्टेज से भी डिनोट किया जाता है। ई आर इक्वल टू वी माइनस ई बी, जहाँ पर ई आर का मतलब होता है रिजल्टेंट वोल्टेज इन आर्मेचर। ये कैसे फाइंड किया जाता है कि सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का जो वेक्टर डिफरेंस है उसके द्वारा हम ई आर वेक्टर को यहाँ पर ज्ञात करते हैं। बाद में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से आप ये रोटर साइड देख रहे हैं तो ये रोटर है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये रोटर है। रोटर पर जो आप सप्लाई देते हैं वो डीसी सप्लाई देती हैं और सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर डीसी सप्लाई देने पर यहाँ पर एक फील्ड करंट जनरेट होता है जिसको आई एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके फेजर डायग्राम की कि सिंक्रोनस मोटर का जो फेजर डायग्राम है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा आप, ये हम फेजर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेफरेंस वेक्टर लेंगे। वो जो रेफरेंस वेक्टर होगा वो होगा सप्लाई वोल्टेज का रेफरेंस वेक्टर, जिसे हम वी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज का वेक्टर वी है। वी के साथ चूँकि लैगिंग पावर फैक्टर पर हम ये वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो करंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको आर्मेचर करंट कहा जाता है। और ये जो आर्मेचर करंट आई ए वोल्टेज वी के वेक्टर को लैग कर रहा है एंगल फाई द्वारा। तो फाई यहाँ पर पावर फैक्टर एंगल होगा, वी सप्लाई वोल्टेज होगा, आई आर्मेचर करंट होगा। ये आप इसमें नोटेशंस में आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़। इसके साथ यहाँ पर एक बैक ईएमएफ सेटअप होगा। ये जो बैक ईएमएफ सेटअप होगा वो इस प्रकार से मिलेगा। इसको हम इस बैक ईएमएफ को ईबी कहेंगे। और अगर हम इसका अपोजिट वेक्टर लेना चाहें तो ये माइनस ई बी होगा। इस वेक्टर को हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर होगा माइनस ई बी, माइनस ई बी। अब हम एक नया वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, वो है हमारा ई आर वेक्टर। ई आर फेज़र का इक्वल टू था वी फेज़र माइनस ई बी का फेज़र। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करूँ, एक आपका ये वी वेक्टर है और यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर जो है वो माइनस ई बी वेक्टर है। इन दोनों का हम वेक्टर सम करेंगे तो वी माइनस ई बी रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ई आर फाइंड हो जाएगा।
जैसा कि आप जानते हैं समानांतर चतुर्भुज के नियम से इन दोनों वेक्टर का सम हम कर सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज में एक V के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, इसी प्रकार से EB वेक्टर के समानांतर एक रेखा खींचेगी और इन दोनों रेखाओं को मिलाने के बाद एक समांतर चतुर्भुज का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और इसका जो डायगोनल होता है उसको जब हम मिलाते हैं तो इसका जो डायगोनल है ये ER वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। ये वेक्टर होगा ER, ये ER वेक्टर होगा। अब आप देखिएगा कि ER वेक्टर और IA वेक्टर के बीच में एक फिक्स एंगल होगा। ये जो ER वेक्टर और IA वेक्टर के बीच में एक फिक्स एंगल होगा जिसे हम थीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक जो एंगल है फाई एंगल है, फाई पावर फैक्टर एंगल है, और थीटा जो है वो एक दूसरा एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर ER और वोल्टेज के वेक्टर और करंट वेक्टर IA के बीच में स्थापित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा यानी कि पावर फैक्टर एंगल, या इसको कह सकते हैं एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज V एंड आर्मेचर करंट IA। थीटा जो वेक्टर है उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर ER एंड आर्मेचर करंट IA। अब देखिए अगर V और EB के बीच में जो एंगल होता है उसको लोड एंगल भी कहा जाता है, अल्फ़ा एंगल के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, ये लोड एंगल कहलाता है। तो ये जो एंगल है EB और V के बीच में इसको हम बोलते हैं लोड एंगल। इसे लोड एंगल के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये अल्फ़ा वेक्टर होगा, इसको हम लोड एंगल कहेंगे। या इस प्रकार से ये जो EB और V का एंगल है वो यहाँ से भी दिखा सकते हैं। ये एंगल भी सेम होगा, जो ये एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा। ये इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा ये एक अल्फ़ा यानी कि लोड एंगल होगा। मोटर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अल्फ़ा, और कभी कभी इसको डेल के द्वारा भी डिनोट करते हैं, लोड एंगल। एंगल बिटवीन, इसको डेल भी बोल सकते हैं आप। ये होता है एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज V एंड बैक EMF EB। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो थीटा एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर ER और आर्मेचर करंट IA के बीच में है, ये एंगल हमेशा फिक्स रहता है। और जो आपका बैक EMF है वो एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। बैक EMF एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है, इसका तात्पर्य है कि बैक EMF फील्ड करंट पर डिपेंड करता है। जब हम रोटर के एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा जो बैक EMF है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर, ये अंडर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन 3 कंडीशन में चल सकती है। और ये जो पावर फैक्टर